उसमें मैंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझा कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हो और पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। और फिर मैंने 2 साल एमबीए में भी ये सब पढ़ा था कि ये क्या सब चेंजेस हुए हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार मुझे मेरे सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। और ये 2 साल जब हुए तो काफी सारे लोग को लगता है कि यार इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल्स जरूरी है, किसी को लगता है ट्रेडिंग में टेक्निकल जरूरी है। तब मैंने सीखा कि ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये भी समझ में आया कि 2008 में मैं क्या गलती कर रहा था। तब मैं ये कर रहा था कि कोई न्यूज आया कि भाई हाँ अदानी का ये नया केपेक्स आ रहा है, पोर्ट आ रहा है, तो खरीद लिया शेयर। टाटा स्टील का कुछ नया न्यूज आया तो मैंने खरीद लिया, इसका कुछ खराब हुआ तो सेल कर दिया। बट वो जब न्यूज आती थी वो तो बहुत लेट आती थी, और जैसे मैं खरीदता था वो शेयर नीचे जाता था। क्यों जाता था? बिकॉज मेरे से पहले पूरी दुनिया को पता था, उन लोगों ने पहले से खरीद के रखा था। जब मैं खरीदने जा रहा था तब तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और ये चीज मुझे एमबीए में जब मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टडी कर रहा था तब समझ में आई यार जब न्यूज आता है वो तो लास्ट चीज है। पहले प्रमोटर को पता होता है, उसके एम्प्लॉइज को पता होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता होता है, उसके रिलेटिव्स को पता होता है। जब तक न्यूज में आता है तो मैं तो लास्ट वाला बंदा था यार, इसीलिए तो लॉस कर रहा था। तो तब मुझे समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है बाकी सब लोग के पास, वो डिमांड और सप्लाई के चेंजेस से पता चलती है चार्ट्स पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडर्स ही यूज कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई का चेंजेस है। और फंडामेंटल्स जो है वो आपको बिजनेस मॉडल समझाते हैं कि ये कोई किराना की दुकान है या होटल है या कोई सही में सही अच्छा बिजनेस है या खराब बिजनेस है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये दोनों चीजें ब्लेंड करना शुरू किया। तो जो मेरी एंट्री होती है अब, इसको मैं टेक्नोफंडा इन्वेस्टिंग सिस्टम बोलता हूं। और ये मैंने काफी सारे मेरे प्रोफेसर्स और सबके साथ डिस्कस करके फाइन ट्यून अभी तक कर रहा हूं। ये जर्नी है, ये कभी खत्म नहीं होती है। बट स्टार्टिंग पॉइंट मेरा होता है प्राइस वॉल्यूम एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, डिमांड सप्लाई की क्या चेंज हो रहा है, कहां पे लोग खरीद रहे हैं, और फिर देखो कि क्यों खरीद रहे। काफी बार आपको न्यूज पता नहीं चलेगा, बट जब आप एक एंट्री पोजीशन लोगे, उसके साथ फंडामेंटल्स ब्लेंड करोगे और समझना शुरू करोगे तो डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए ये सिस्टम में यूज करता गया, कंसिस्टेंटली इंप्रूवाइज करता गया। इनफैक्ट एक जो शेयर मैंने लिया था 2010 में मेरे प्रोफेसर के साथ डिस्कस करके, उसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स। तब वो था 50 रुपए का, जब मैंने एमबीए खत्म किया तब 200 रुपए का था। अभी वो स्प्लिट होके 2000 रुपए हो गया। एक शेयर जो 50,000 रुपए में आपने लिया है वो 50,000 से 25 लाख भी हो सकता है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। और ये सारी चीजें धीरे 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 कनेक्ट हुई और फिर ईयर आफ्टर ईयर काफी सक्सेस हुए, काफी मिस्टेक्स भी हुई। ऐसा नहीं है मिस्टेक्स नहीं हुई, काफी सारी मिस्टेक तब भी हुई। बट फिर मुझे ये समझ में आ गया जो मेरा लॉस हुआ था उससे, कि आप रिस्क इतना ही लो जितना आप ले सकते हो। आपको पूरी सैलरी दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा वीडियो है रमेश दामानी का जो ये मैजिक के बारे में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप 25% से ग्रो कर रहे हो अपना कैपिटल, तो हर 3 साल में वो कैपिटल डबल हो जाता है। तो सपोज मेरा सैलरी 10 लाख रुपए था जब मैंने स्टार्ट किया, उसमें से अगर मैं 8 लाख बचा पाता हूं या 6 लाख या 5 लाख भी बचा पाता हूं, अगर ये 3 साल मैंने कंटिन्यू किया तो 5 लाख का 10 लाख हो जाएगा। दूसरे ईयर का जो 5 लाख है वो उसके साथ नेक्स्ट साल में 10 लाख हो जाएगा। तो आप सोचो कि ये कैसे आपका कैपिटल ग्रो